चलो जी शुरू करते हैं। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज रोटेशनल मोशन। ठीक है जी। रोटेशनल मोशन बिल्कुल ही, देखो रोटेशन और सर्कुलर मोशन में कैन यू टेल मी द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हमने एक चैप्टर किया है सर्कुलर मोशन, अब दूसरा चैप्टर बना दिया रोटेशन मोशन, इन दोनों में अंतर क्या है भाई? एक ही तो चीज है, तो अलग चैप्टर क्यों बना रोटेशन दिया? में तो पार्टिकल की स्टडी नहीं करेंगे जो पार्टिकल रोटेट कर रहा होगा। पार्टिकल रोटेट कर रहा होगा मतलब सर्कुलर मोशन। सर वो तो मतलब उसका पाथ है ना, जो पार्टिकल जैसे स्टोन रोटेट कर रहा है, लेकिन वो मूव तो सर्कल में कर रहा है। सर यहाँ पे सर हम रिजिड बॉडीज को स्टडी करेंगे सर, उनके मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कैसे रोटेट कर रहे हैं। रिजिड बॉडीज मतलब तो पढ़ के आया ना फिर, चल कोई नहीं बता रिजिड बॉडीज क्या होता है। सर मतलब जिनका सर जो 2 पॉइंट्स हैं वो मतलब पहले और रोटेशन के बाद में वो सेम रहते हैं, इस तरह से कुछ होता है। क्या क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे सिंपल सी बात है अर्शिया, मेरे ख्याल इसकी शेप चेंज नहीं होती वो शेप। अरे यार क्यों कंफ्यूज हुआ रहे हैं, बाकियों को भी कंफ्यूज कर रहा है। सिंपल सी बात है, सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में क्या डिफरेंस है? यस, बहुत जनता ने जो चैट में लिखा है सही बात है। सर्कुलर मोशन क्या होगा? सर्कल में घूमना भाई। कोई अगर पार्टिकल है वो किसी एक्सिस के अबाउट सर्कल में घूम रहा है, दिस इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, लेकिन रोटेशन क्या होता है? एक बॉडी खुद के एक्सिस पे रोटेट करे। तो द डिफरेंस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके जैसे खुद के एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है, जैसे पंखा है, पंखा खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। पंखा एज अ होल, पंखा एज अ रिजिड बॉडी, पंखा रिजिड बॉडी मतलब एक्सटेंडेड सॉलिड बॉडी, दैट इज अ रिजिड बॉडी। ठीक है, जैसे दरवाजा होता है वो जैसे hinge पे दरवाजा हो move गया, बिल्कुल करता है। दरवाजा आपने वो हिंज के अबाउट रोटेट करेगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, वो कब्जा जो लगा होता है ना लास्ट में, सर उसके इस अबाउट चैप्टर रोटेट में करता है। ये लेकिन टॉर्क वगैरह भी आना है? क्या? इस चैप्टर में टॉर्क वगैरह भी आएगा? बिल्कुल आएगा। दरवाजे से टॉर्क याद आ गया। यस सर। यस तो ये तो होता है अपने एक्सिस ऑफ, किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जब रोटेट कर रहा है। लेकिन जब बॉडी एक सर्कल में घूमे, अब अगर पंखे की बात हो रही है, जैसे पंखा अपने एक्सिस के बाद, मैं पंखा एज अ होल की बात करूं, दिस इज द पंखा, तो ये अपने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। लेकिन इस पंखे का हर पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल है, पार्टिकल P या पार्टिकल A, ये पार्टिकल इसी एक्सिस के अबाउट सर्कल में घूम रहा है, हाँ के ना? यस सर। हाँ, तो पंखा एज अ होल, एज अ रिजिड बॉडी, इट इज रोटेटिंग अबाउट its own axis of rotation, but each particle on the pankha is moving in circular motion. ठीक है, तो this is the minor hairline difference between circular motion and rotational motion. ठीक है, आज तक हमने अभी तक जितने चैप्टर्स किए हैं, सबसे पहले किस टाइप ऑफ रोटेशन, किस टाइप ऑफ मोशन की हमने बात की थी फर्स्ट चैप्टर में? मोशन इन 1D। 1D motion. 1D मोशन थी। 1D मोशन को हम ट्रांसलेशन मोशन भी बोल सकते हैं। Yes. यस सर। बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, 1D मोशन हो गया, ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है जी, तो बॉडीज जो हैं वो तीन तरह की हम रोटेशंस, तीन तरह की मोशंस की बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस फिजिक्स में 11th में। क्या? एक तो ट्रांसलेशन मोशन जो हमने कर लिया है ऑलरेडी। ट्रांसलेशन मोशन जो है वो 1D हो सकता है, Yes sir. यस सर। 2D हो सकता है। Yes. ठीक है, फिर हमने स्टार्ट किया सर्कुलर मोशन, जिसमें बॉडी एक एक्सिस के अबाउट सर्कल में घूम रही है। ठीक है, अब हम रोटेशन मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगी, राइट? जैसे सपोज पंखा ही हो गया, या गाड़ी के टायर को, गाड़ी को अगर जैक पे लगा दें तो उसका टायर घुमा दें, तो उसका टायर कौन सी मोशन में घूम रहा है? रोटेशनल मोशन है। Sir. गाड़ी का टायर कौन से मोशन में घूम रहा है? रोटेशन है। रोटेशनल मोशन। टाइप ऑफ मोशन इज रोटेशनल मोशन। द थर्ड इज ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। अगर मुझे दोनों करवानी है तो इस उस केस में क्या होगा? बॉडी आगे भी जाएगी, मतलब ट्रांसलेट भी करेगी और रोटेट भी करेगी। तो गाड़ी को, हाँ, गाड़ी का जो चल रही है, जैसे कार का व्हील, जब कार मूव कर रही होती है तो उसके वो आगे भी जा रही होती है और उसके भी मूव करते हैं। एग्जैक्टली। तो व्हील ऑफ द कार अगर हम बात करें तो वो
जो व्हील है वो आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है, तो दैट इज द कंबाइंड मोशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। रोटेशनल। ठीक है जी। यस। चलो टॉपिक चैप्टर डाल लो, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन सबसे पहले हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ motions. First one is translation motion. ठीक है, सबको पता है, बस फोटो बना लेते हैं इसकी। क्या होती है ट्रांसलेशन मोशन? जैसे सपोज एक बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जा रही है, ठीक है, या अगर इंक्लाइंड प्लेन पे जा रही है, तो इसमें ये टेढ़ा तो नहीं बनेगा, ये तो खुद ही बनाना पड़ेगा। तो one thing is for sure in translation motion that every particle of this body is having same linear speed. हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये पूरी बॉडी v वेलोसिटी से जा रही है, तो इसका हर पार्टिकल v वेलोसिटी से जाएगा। Yes, sir. Yes. करेक्ट। तो ट्रांसलेशन मोशन में ये खासियत है कि हर पार्टिकल ऑफ दैट बॉडी, दैट पर्टिकुलर बॉडी विल हैव सेम लीनियर वेलोसिटीज। All the particles of the rigid body will have same linear speed. Next is rotational motion. रोटेशनल मोशन में भी तो लीनियर स्पीड सारे पार्टिकल्स की सेम नहीं होती। No, sir. No, Direct. sir. No, sir. स्पीड, sir. डायरेक्शन नहीं, स्पीड की बात हो रही है। नो ये सर, अगर सबका सेंटर से डिस्टेंस अलग हुआ ना, करेक्ट, जैसे v इज इक्वल टू ओमेगा आर, करेक्ट। कुछ भी ओमेगा सबका सेम होता है कि नहीं होता? Yes, sir. Yes. Yes, sir. लेकिन Yes, सबका sir. r सेम नहीं होता, तो इसलिए सबकी लीनियर स्पीड सेम नहीं नहीं होती। होगी। So this is the rotational motion. In this, जायंट व्हील है, मैंने जायंट व्हील बना लो, कुछ भी बना लो, विंड मिल है, सब ये रोटेशनल मोशन। पंखा है, गाड़ी का टायर है जैक पे लगा हुआ, तो ऑल दीज आर rotational motion. In this linear speed of all the particles of the rigid body is not same. But omega of all the particles is same.
combined, that is translation plus rotation. सर हम्म, सर थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है सर कहीं से। क्या सर डिस्टरबेंस आ रही है सर कहीं से। डिस्टर्बेंस आ रही है? जिसके माइक से आ रही है भाई म्यूट करो। In this, the body both translates as well as rotates इनकी स्पीड्स की चर्चा डिटेल में हम कुछ टाइम बाद करेंगे। हर पार्टिकल की स्पीड, वैसे अगर तुम लोग खुद इसको एनालाइज करना चाहो कर सकते हो, बट ये आएगा टॉपिक कंबाइंड मोशन। तो ये आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है। सर जो सेकंड वाला है सर, उसको तो हम सर्कुलर मोशन तो बोल सकते हैं। दिव्यांशु, यस सर। मैंने डिफरेंस बताया है ना अभी, उसका हर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। ओके सर, ठीक है। तो भूल कैसे जाता है? ये सिद्धार्थ, अर्थ अराउंड द सन, जैसे अर्थ है अराउंड द सन, तो अगर मैं पूछूं अर्थ अराउंड द सन इज रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन? रोटेशनल रोटेशनल मोशन। बोथ भी होंगे। अर्थ अराउंड द सन पूछ रहा हूँ, अर्थ अराउंड द सन। both होंगे। बोथ बोथ होंगे। नहीं, एक्चुअली अर्थ क्या करती है? अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है। यस सर। Yes, दैट इज रोटेशनल मोशन। यस यस सर। लेकिन अर्थ जो सन के आसपास घूम रही है दैट इज सर्कुलर मोशन। circular motion. वो ठीक है, वो एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होता, एलिप्टिकल होता है, बट दैट इज द, अगर Rotational मून की बात कर लें, मून Rotational. अराउंड द अर्थ, दैट इज अ सर्कुलर मोशन। रोटेशनल प्लस तो ये डिफरेंस है। चलो, ये तो हो गया बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के, दैट इज सेंटर ऑफ मास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, सेंटर ऑफ मास। चार्जर थे, है भाई, चार्जर दे दे। चार्जर दे दूं? कौन था ये? तुम लोग जरा म्यूट रखा करो अपने आप को। ये था कौन वैसे? पता नहीं लगा किसी को? सर सिद्धार्थ था सर, शायद। सिद्धार्थ था सर, मैंने अच्छा। देख लिया। ठीक, लगा लिया सिद्धार्थ चार्जिंग पे? चलो बढ़िया, लगा लिया, अच्छी बात है। तो अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। अब सेंटर ऑफ मास क्या चीज है? ये कोई बड़ी तोप नहीं है, वैसी ही चीज है जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने किया था ना, वैसा ही कुछ मिलता जुलता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या है? एक बॉडी, जैसे अगर मैं एक सर्कुलर प्लेट है which has a uniformly distributed mass, which has a uniformly distributed mass। तो उस प्लेट को अगर मुझे एक पॉइंट मास से रिप्रेजेंट करना हो, उस प्लेट को अगर मुझे पॉइंट मास से रिप्रेजेंट करना हो,
तो उसका मास, पॉइंट मास मैं कहाँ पे रखूंगा? सेंटर पे। सेंटर पे। सेंटर पे। ठीक है, यूं समझ लो जैसे एक शीट है तुम्हारे पास, पेपर लो, और पेपर, ये पूरा एक पेपर है, 2D पेपर है जिसमें कुछ उसकी लेंथ है कुछ ब्रेड्थ है, राइट? उस पेपर को अगर मुझे पॉइंट मास में कन्वर्ट करके कहीं उसका पॉइंट मास रखना है ताकि वो सेम बिहेव करे, उस बॉडी पे फोर्सेस लगे और वो सेम तरह से बिहेव करे, तो उसका मास जो है वो मुझे कहाँ रखना पड़ेगा? उसके सेंटर पे रखना पड़ेगा। जैसे हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी किया था, पूरी चेन लटक रही है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा? उसके सेंटर में। तो यूनिफॉर्म, बिल्कुल, तो यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस होते हैं उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई करता है? सेंटर पे। ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। ठीक है, सर्कल है तो सर्कल के सेंटर पे, स्क्वायर है तो स्क्वायर के सेंटर पे, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के सेंटर में। उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल्स मीट करते हैं, मीडियन मीट करते हैं, जहाँ पे मीडियंस मीट करते हैं, उस नाम होता है उसका कुछ, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, हाँ सेंट्रोइड पे। ठीक है, तो ऐसे ही हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास वहां पे लाई करेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया। हमने अगर बॉडीज ऐसी ले ली, भाई सारी बॉडीज ऐसी ली हैं जो 2D मतलब एक्सटेंडेड बॉडीज हैं। अगर मेरे पास दो मासेस हैं, सपोज मेरे पास आई हैव एक मास है, ये एक्स एक्सिस है मान लो, अभी बनाना नहीं कुछ, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। मेरे पास एक मास पड़ा है 5 kg का -2,0 पे, और एक पड़ा है 5 kg का 2,0 पे। सिस्टम है, सिस्टम में दो मासेस हैं 5-5 किलो के, एक -2,0 पे पड़ा है, एक 2,0 पे पड़ा है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास तुम्हें क्या लगता है कहाँ होना चाहिए? ओरिजिन ओरिजिन पे, करेक्ट। यहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास, इधर आएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर एक मास पड़ा होता मान लो ओरिजिन पे, एक 5 किलो इधर पड़ा है, एक 5 किलो सपोज 10,0 पे पड़ा है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास 5,0 पे पड़ा है। तो कितना आसान है अगर दोनों मासेस सेम है निकालना, है ना? अगर दोनों मासेस सेम है तो आसान है बिल्कुल निकालना, निकाल सकते हैं बिल्कुल, सेंटर पे लगा दो बस, और क्या। ठीक है, लेकिन अगर दोनों मासेस डिफरेंट हो तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, बस वो फॉर्मूला लगा दें तो मेरे पास सेंटर मास आ जाएगा, राइट? तो वो देखते हैं। चलो इसको पहले अभी डेफिनेशन लिखते हैं, पहले तो सेंटर ऑफ मास। सर जैसे आप कह रहे थे कि मास को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा, अगर सर नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी फॉर्मूला है, कोई नहीं, करते जाएंगे, तो टेंशन मत ले अभी। बहुत हाँ बहुत बड़ा है, सेंटर ऑफ मास तो शुरू किया अभी। ओके सर, ठीक है, चलो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लिखो। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी is that point that behaves moves as if the whole mass was concentrated at that point when some external force is applied. ठीक है, तो अब सेंटर ऑफ मास हम दो चीजों की कली कर रहे हैं। एक, अगर मेरे पास पॉइंट मासेस पड़े, ये किसके एंड से डिस्टरबेंस आ रही है? दिव्यांशु है? नो सर, सर जिसे नहीं सुन मुस्कान, बस उसकी साइड की। ओके, दो चीजों के लिए करेंगे। एक,
अगर मेरे पास अलग अलग पॉइंट मासेस पड़े, जैसे अभी हमने देखा 5-5 किलो के 2 मासेस पड़े, पॉइंट मासेस पड़े, या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स, तो पहले हम अलग अलग पॉइंट मासेस उसको बोलते हैं डिस्क्रीट मासेस। अगर मेरे पास डिस्क्रीट मासेस हैं तो सेंटर ऑफ मास उस सिस्टम का कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें फर्स्ट सब हेडिंग बनाओ, सेंटर ऑफ मास of a system of n discrete particles. So let's say I have n particles. सर Hmm. एक सिंगल बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग हो सकते हैं? हो सकते हैं। फिर फर्क है फिर दोनों में? वो बाद में करेंगे चर्चा, एक बार ये खत्म कर लें। फिर डिस्क्रीट मतलब सेम बताया था आपने? डिस्क्रीट मतलब अलग अलग। अलग अलग। ओके। So let's say this is M1, M2, M3 and Mn, ऐसे बहुत सारे पड़े हैं, ठीक है। तो सबका ये है XY। तो इफ आई वांट टू आस्क कि इसका M1 का मुझे पोजीशन वेक्टर बनाना है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, याद है? यस सर। कहाँ से बनता है? ओरिजिन, रेफरेंस लाइन से, रेफरेंस पॉइंट से, पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ से रेफरेंस पॉइंट है मेरा ओरिजिन, ओरिजिन से हम इसका एक पोजीशन वेक्टर बना देंगे, दैट इज लेट्स से R1। This is R1, this is R2, this is Rn, ऐसे R3 का भी होगा, R3 भी होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो इनका क्या फॉर्मूला क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज M1 R1 plus M2 R2 plus Mn Rn divided by M1 plus M2 till Mn। ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम हमेशा इसको x और y में तोड़ लिया करेंगे। किसमें? x और y में, ठीक है। क्योंकि x कंपोनेंट मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, सपोज 2i कैप प्लस 3j कैप दे रखा है, तो उसका x कंपोनेंट कितना हो गया? 2, और y कंपोनेंट कितना हो गया? 3। तो x का हाँ, x में सेंटर ऑफ मास अलग निकाल लो, y में अलग निकाल लो, बाद में पोजीशन वेक्टर बना दो उसका, ठीक है। तो हम सिंपल ऐसा लिख सकते हैं, फॉर्मूला आया कैसे है? XCOM, जो दिव्यांशु करा रहा हूं ना, तो कर ले, ओके। ठीक है। हम क्लास में वी आर डूइंग मोर देन सफिशिएंट। XCOM is M1 X1 plus M2 X2 till Mn Xn divided by M1 plus M2 till Mn, and YCOM will be similarly M1 Y1 plus M2 Y2 Mn Yn divided by
So this is the formula for discrete and discrete particles. जितने हैं, दो हैं, दो ले लो, तीन हैं, तीन ले लो, वैसे फॉर्मूला निकल आएगा. एक सिंबल होता है समेशन. डू यू नो व्हाट इज दैट? Yes. Yes, sir. है ना? तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है XCOM is Summation. this is summation of MI mi XI I goes from 1 to n. I goes from 1 to n 1 to n. Yes, divided by summation of MI I is from 1 to n. 1 to n. 1 to n. यही है, Yes. Yes. sir. Yes. है ना? तो इसको ऊपर वाला तो फिर चलो ये ऐसे, आई वैसे लिए है ना सर हमने? I तो कुछ, हाँ, एक ठीक है, वेरिएबल है, कुछ भी है. Yes. from 1 to n divided by m1 plus m2 plus m3. What is that? This is total sum, total mass of the system. Sigma Yes. mi. Yes, sir. This is simply total mass of the system, capital M. ठीक है? M is the total mass of the system. Similarly, जो YCOM बन जाएगा, वो बन जाएगा summation MI by I from 1 to n divided by capital M. Noted? So 1 terms. ठीक है. सर हाँ जी. सर इसमें क्या हम ये निकाल रहे हैं कि जितने भी पार्टिकल्स जैसे हमने लिए तो उस पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो कहाँ पे हमें उसका इम्पैक्ट दिखेगा? यस, मतलब हम बिल्कुल, हाँ वही है. सर इसका कोई एग्जांपल है कि इतने सारे पार्टिकल्स पे हमने लगाए और हमें इम्पैक्ट कहीं और मतलब किसी दूसरे पॉइंट पे दिख रहा है ज्यादा? किसी दूसरे पॉइंट पे दिखेगा मतलब? तो मतलब इसमें आपने सेंटर ऑफ मास में सर एक पॉइंट ही तो निकाला होगा ना, कोई पॉइंट ही दिखेगा ना जहाँ पे हमें इसके इम्पैक्ट दिखेगा. एक्चुअली सेंटर ऑफ मास निकाल के ना, हम जब सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं तो कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में बहुत आसान हो जाती हैं. रेदर देन स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स ऑन ईच एंड एवरी पार्टिकल, अगर हम सेंटर ऑफ मास निकाल दें, सपोज आई हैव अ रॉड, ठीक है, रॉड पे हम फोर्स लगा रहे हैं, रॉड पे एक यूनिफॉर्म फोर्स लग रही है, तो रेदर देन स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन दैट रॉड, अगर हम उसके सेंटर ऑफ मास पे उसी फोर्स को लगाएं तो इट विल बिहेव इन द सेम मैनर. तो कैलकुलेशंस, उसकी एनालिसिस बहुत आसान हो जाती है. दैट इज व्हाई वी कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास. ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हमें पता लगता रहेगा कि हम हर जगह सेंटर ऑफ पूरी रॉड पे या पूरे चीज पे हम फोर्स ना लगा के उसकी सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम करके, जैसे नॉर्मल फोर्सेस हैं या कोई अप्लाइड फोर्सेस हैं, तो वो सेंटर ऑफ मास पे लगा के हम कैलकुलेशन को आसान बना रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सेंटर ऑफ मास. सेंड मी द आंसर विद कि कहां से, किस मास से बात कर रहे हो आप लोग? ओके, ठीक है, ओरिजिन से बताओ मुझे. ठीक है, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. सिंपल है चीज. कर लिया सबने? Yes. ऑलमोस्ट सबका ही. ये प्रबल ने आंसर 1 भेजा है, जो वो कहाँ से है? है भाई? सर 1 into 3 और 2 into 0 कर दिया होगा, 3/3.
एंड प्रबल नहीं 1.5 नहीं है, क्या कर रहा है? इधर देखो क्या है, सिर्फ इधर तो x में है, y में तो जाने की जरूरत नहीं है, दोनों पार्टिकल x में पड़े हैं तो x में ही निकाल लेंगे सिर्फ। तो XCOM सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. m1 is 1 into x1 is 0 0 plus m2 is 2 into 3 divided by 1 plus 2. तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 meters. नहीं सिग्मा वाला फॉर्मूला याद नहीं करना, वो तो वैसे एक नोटेशन बताई थी तुम लोगों को, एक ही बात है, वो सिग्मा उसी को लिखा है हमने, तुम बस ये याद करो m1 x1। सर ये i कैप k कैप इनके फॉर्म में भेजना है ना? यस, वेक्टर फॉर्म में बताना है आंसर। नहीं कुशल, सुखमन करेक्ट। Arshia correct. Arshia minimize the ratio. Okay sir. Divyanshu correct. Anurit correct. Bhavika नहीं, निष्ठा नहीं। आराम से करो कैलकुलेशंस में गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। महक करेक्ट, गुरकरमन करेक्ट। गुरकरमन यूज ब्रैकेट्स अगर 2 सारे के नीचे हैं। वैशाली वरुण, अगर 2 सारे के नीचे होता है कुछ होता है तो ब्रैकेट यूज करके भेजा करो आंसर। करेक्ट है वैशाली एंड वरुण। गौरी करेक्ट। तुषिता करेक्ट। प्रबल करेक्ट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सही है जनता का। तो क्या हो जाएगा इसमें देखो पोजीशन वेक्टर है ना, तो x में अलग निकाल लो, y में अलग निकाल लो, z में अलग निकाल लो, ठीक है। अदरवाइज इकट्ठा करना है इकट्ठा भी कर लो, जैसे मर्जी कर लो। तो हम अलग अलग निकाल लेंगे। XCOM is m1 x1. I'm writing directly. m1 into x1 is r I cap
आई कैप मतलब 1 हो जाएगा। Yes, sir. Yes. m1 x1 plus 8 m2 plus 3. into x2. m2 into x2 is again A. 8. 1. 1 1 8 क्या बोल रहे 8 क्या नहीं सर गलत हुआ। m3 is 3 into 2. 2 divided by m1 plus m2 plus m3 is 6. 6. 6। तो ये कितना आ गया मेरे पास 9 by 9 by 6 3 by 2 3 by 2 1.5 और आई कैप आएगा इसके साथ। YCOM will be m1 into y1 is 4 plus m2 is 2 into y2 is 1 1 m3 is 3 into y3 minus is 1 minus minus 1 divided by 6. So this comes out to be 1 by 2. 3 by 6. J क्या? Yes, sir. 1/2 J क्या? 1/2 J SEZ will be 1 into 1 sir 3 1. ठीक है सर। ठीक है। सर ये 3 क्या अरे सर ये मास्क नहीं लेंगे 3 अच्छा कुछ नहीं सॉरी सर सॉरी m1 into z1 yes plus sir m2 into 1. z2 1 plus 1. m3 into Minus 2. minus 2 divided by 6. This is my minus 1 by 2 1 by minus J 1 cap. by 2. that's it. So RCOM is 3 by 2 I cap plus 1 by 2 J cap minus 1 by 2 K cap. चाहे तुम लोग सीधा R वेक्टर यूज कर लो एक ही बात है nothing there is no difference. सर हम्म सर हम m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 upon m1 plus m2 plus m3 कर सकते हैं ना? बिल्कुल मैंने अभी वही तो बोला चाहे सीधा पोजीशन वेक्टर लेके कर लो ओके सर बिल्कुल कर सकते हैं. Anureet, correct and good. Mehak, correct, good. Anureet and Mehak, तुम दोनों से मैं पूछूंगा. So be prepared with the answer, with the explanation. Arshia, no. Milan, no. Kushal, no.
प्रबल करेक्ट, कुशल अग्रवाल करेक्ट, जोरावर, भाविका, निष्ठा, तोषिता करेक्ट, अर्शिया नहीं, नमन नहीं, खुशबीर नहीं, निवेदिता करेक्ट, अनाहिद करेक्ट, अनुरीत कोई नहीं, अनम्यूट हो जाना, कुछ नहीं होता, रेनोवेशन हो रही है तो। ओके, टेल मी अनुरीत, सहन कर लेंगे हम डिस्टरबेंस 1 मिनट के लिए, बताओ क्या किया तुमने? दो मिनट सर। अच्छा, अभिषेक करेक्ट है, गुरकर्मन सिमर करेक्ट है, विशाली नहीं। तुम लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा? यस सर। सर, ए बी साइड से निकालना है। सर ए बी साइड से निकालना था। ए बी साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। मतलब सर y एक्सिस पे निकालना है। यस। अनुरीत अनम्यूट हो गई? आवाज तो ऐसी ठक ठक की। अनुरीत फास्ट। अरे यार, एक तो जनता है ना। मुस्कान करेक्ट है। महक तो हो सकता है अनम्यूट भाई। महकप्रीत सिंह। यस सर। हाँ भाई, समझा क्या किया है? सर ये तो मैंने बिना मास्क ही कर दिया। अच्छा। यस सर, पर गलत किया। हाँ आंसर सही आ गया। हाँ सर। सर मैंने ना मतलब सोचा कि इसका सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल ही सेंटर में होगा, मतलब इसके। अच्छा। यस सर, और फिर ऐसा क्यों मैंने होगा? ना सर ये गलत sphere सोचा? में तो- नहीं, गलत सोचा। सर मैंने मास को नहीं देखा। हाँ और गलत। ऐसे वही है ना, मास पे तो बहुत डिपेंड करता है। अब एक रॉड है सपोज, और एक सिंपल सी बात बताता हूँ इसी चीज से। एक मेरे पास सिंपल रॉड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा? सेंटर में। सेंटर में होगा। जहां पे सेंटर ऑफ मास होता है वहां पे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, यू नो दैट। अगर मैं यहाँ पे यस सर, यहाँ पे अगर स्केल रख के उसके ऊपर ये रख दूं, तो या पेन को जैसे बैलेंस नहीं करते होते वो बच्चे, यस सर, यस सर, उंगली पे स्केल रखेंगे तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर इधर मैं कपड़ा बांध दूं, मास इधर ज्यादा हो गया। यस सर। ये स्केल यहाँ पे इट विल नॉट बैलेंस एनीमोर, ये बैलेंस इधर होगा कहीं जाके। हाँ के ना? यस सर, यस सर, यस सर। या इधर होगा, ए या बी? सर बी पे होगा सर। सर जैसे सर स्पून अगर होता मैंने सर, कपड़ा मैंने राइट साइड बांधा तो ए पे होगा ना? नहीं, ए पे होगा। सर क्योंकि बी पे बी होगा पे रख सर। दोगे तो वो गिर नहीं जाएगा। नहीं, बी पे होगा। पे होगा। ओ जनता बी पे होगा। सर ए रिपीट करना आज ये तो करके देख लो, चाहे यार स्केल यस सर, उंगली पे बी रखो पे होगा सर, बी और पे एक होगा। साइड भी होगा। एक मिनट चुप हो जाओ। अगर स्केल पहले सेंटर में बैलेंस होगा, यस उसके ऊपर शॉर्पनर रख देना तो कोई। उसके ऊपर ना इरेजर रख देते हैं सर। उसके ऊपर हाँ इरेजर रख दो एक साइड सर में। ए पे शॉर्पनर रखना, वो तो जाएगा बैलेंस। अब इधर शॉर्पनर रख देंगे अगर तो ऑब्वियसली ए पे बैलेंस नहीं होगा, बी पे बैलेंस होगा। यस सर, बी पे सर होगा। बी पे कैसे होगा? यार ट्राई करके देखो। सर कमाल उधर है। ज्यादा मास हो गया ना सर, तो हमें सर, इधर B भी पे ज्यादा होगा। करना पड़ेगा। अर्शिया एक ही साइड मास है, दूसरी मेरा तरफ तो बैलेंस नहीं हो रहा सर। करके देख अर्शिया। सर बी पे रख के कैसे? सर एक सर मिनट मैं कर रहा हूँ, मेरा हो ही नहीं सर रहा। मेरा तो हो नहीं सर। रहा सर। सर मेरा तो हो गया। सर बी पे रख के कैसे हो रहा है? हो गया सर। हो गया। सर हाँ सर जो स्पून होता है सर, उसका आगे वाला हिस्सा थोड़ा भारी होता है सर, जहाँ से हम पकड़ते हैं वो थोड़ा सा लाइट होता है। बिल्कुल। अगर सर हम कोली लेके सर उसे बैलेंस करना चाहें उसकी मतलब बाउंड्री पे, तो सर हम सिर्फ अगर आगे वाला हिस्सा उस पे रख दें सर तो भी बैलेंस हो जाता है सर वो। अच्छा, सर मेरा तो बैलेंस नहीं हो रहा, ये क्या है? बैलेंस करके देखना, हो गया सर बैलेंस। ट्राई करके देखना बैलेंस। मेरा तो हो गया। तो मैं आपको ना वीडियो भेजूंगी, फिर आप बताना। हाँ ठीक है।
ओके तो यहाँ पे सबसे पहली बात उसने पूछा क्या है, हमें पूछा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए बी। अब ए बी साइड से भाई जो परपेंडिकुलर, मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, कहीं पे आ गया, या यहाँ पे आ गया कहीं, मान लो यहाँ नहीं आएगा, बस इधर आएगा कहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आ गया तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला फाइंड करना है ना, तो दिस कैन आई से दैट दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास? Yes, sir. Yes, sir. तो जनता में से किस किस ने x कोऑर्डिनेट भी निकाला? किस किस ने निकाला x कोऑर्डिनेट? मैंने निकाला है सर, मैंने भी निकाल दिया। आंसर आने के बाद पता चला क्या निकालना था। हाँ तो जनता यहाँ पे x कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं थी, हम टाइम बचा सकते थे अपना सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकाल के, ठीक है। इसलिए आई वांटेड अनुरीत एंड महक, क्योंकि उन लोगों ने आंसर बहुत जल्दी दिया था, तो आई वांटेड कि वो लोग बताएं कि उन्होंने x कोऑर्डिनेट नहीं निकाला, बट उन्होंने गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकालना है, y COM which is simply m1 y1 m2 y2 y3। तो पहले ये जो दो तो x एक्सिस पे पड़े हैं उनका तो y कोऑर्डिनेट 0 ही है, तो 2 into 0 plus 2 into 0 plus 4 into 2 plus 4 into 4 divided by total mass कितना है 12, that comes out to be 16 by 12, which is 1.33। got it? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये बैलेंसिंग का खेल हम कपल में खेलेंगे, मतलब टॉर्क में। yes sir, उसमें आप कपल वैसे नहीं। हाँ सर पता है, चलो अब हमने फिजिक्स में डिस्क्रीट कपल की सोच भी नहीं है। क्या कुछ नहीं सर, क्या बोली थी, समझ नहीं आया मेरे को, सुना कुछ नहीं सर। कुछ नहीं ठीक है। हाँ सर हम इस क्वेश्चन में दो मासेस लेके कर सकते हैं, क्योंकि मासेस जैसे ए और डी को ले लिया, फिर ए और डी को ले लिया तो सर निकल जाएगा वैसे। सर अगर सिर्फ y कोऑर्डिनेट पे करना है नहीं भाई, चारों से करना है, ज्यादा इसमें वो मत करो, सिर्फ चारों ले लो, फालतू में ज्यादा दिमाग लगाओगे गलत करके आओगे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन गलत कर दोगे, ठीक है। हाँ चारों मासेस लेना है, जैसे है वैसे ही करना है। ओके नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास, हम करेंगे अब मास कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसमें क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ continuous mass distribution। अब जैसे रॉड हो गई, प्लेट हो गई, स्केल हो गया, कोई रेक्टेंगुलर प्लेट हो गई, तो इन सब का। तो जैसे ऊपर वाला हमने एक फॉर्मूला किया था समेशन वाला, XCOM जो था वो क्या था, summation of mi xi। Yes sir, Yes, sir. from I is equal to Yes, from sir. I 1 to n divided by 1 to n divided by total summation mass. of mass, total mass। correct। अब यहाँ पे अगर मैं continuous body ले लूं, if I take a continuous body, इसमें how many particles are there in this rod? Sir infinite। Infinite. तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता, n की वैल्यू इनफिनिट, बट देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे को, सेंटर ऑफ मास, नहीं सेंटर मास निकालने सेंटर के ऑफ लिए क्या ग्रेविटी, नहीं वही निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन। जहाँ पे कंटिन्यूअस आ जाता है, जहाँ पे इनफिनिट चीजें हो जाती है, वहां पे फिर हमें इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन को लाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल ऊपर जैसा ही बनेगा, सिमिलर सा फॉर्मूला बनेगा, समेशन की जगह आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। Integration. तो यहाँ पे XCOM will be integration of x dm divided by integration of dm। ऊपर क्या था, m1 x1 m2 x2, मतलब mi xi, तो ये mi this is xi,
दिख रहा है m और x का प्रोडक्ट है ऊपर, यस Yes, और sir. नीचे था समेशन ऑफ मास, वहां यहाँ पे कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ मास, ऊपर था समेशन ऑफ m एंड x प्रोडक्ट, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ m एंड x प्रोडक्ट। तो समेशन की जगह किसने ले ली? Integration. बाकी चीज, सर ये क्यों ले ली सर इसने? क्योंकि देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके सर, ठीक है। ऐसे ही x जो x नहीं y COM है जो, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ y YDM. divided by integration of dm. Integration of DM. Correct. And ZCOM is integration of z ZDM divided by by, integration of D. है ना। इसको अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। Find the center of mass of a uniform रॉड। अब रॉड में इसको अप्लाई करके देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो मेरे पास ये रॉड दे रखी है, ध्यान से देंगे इधर। मैंने क्या किया, इस रॉड को यहाँ पे लेट्स से ओरिजिन पे मान लिया, लेट्स से दिस एंड इज एट ओरिजिन, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब रॉड का जो मास है और लेंथ है वो हमें दे रखी है। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल M लेट्स से एंड लेंथ L। अब सीधा अपने को समझ में आ रहा है कहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ मास? सेंटर में। मतलब अगर कोऑर्डिनेट पूछूं मैं कहाँ पे आएगा? L/2 पे आएगा। एक एंड मैंने 0 पे मान लिया तो सेंटर में आएगा L/2 पे आएगा, हाँ क्या ना? यस सर, L/2। तो आंसर मेरा L/2 आना चाहिए फाइनली। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट। तो x इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पे मान लिया, तो ऑब्वियसली दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा? x इक्वल टू L है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे भी हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़े, पूरे मास को यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करके निकालना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? हम एलिमेंटल मास लेंगे। क्या करेंगे? एलिमेंटल। यहाँ पे एक छोटा एलिमेंटल मास मतलब छोटा सा एक मास लेंगे dm। लेट्स से दिस इज मास dm which is at a distance of x from the origin x दूरी पे है, और इस dm मास की जो विड्थ है that is dx। This is dx। तो मैंने क्या किया, dm मास की एक विड्थ ले ली dx, जो कि x दूरी पे है ओरिजिन से, राइट। चलो अब हमें इंटीग्रेशन लगानी है। यहाँ पे हम करेंगे, we have to find XCOM. Formula is integration of x dm divided by integration of dm, right? अब मेरे पास dm नहीं है, मुझे ऊपर वाली अगर न्यूमरेटर देखो यहाँ पे है x की टर्म में। यस सर। यस सर। यहाँ वेरिएबल कौन है? m। तो मुझे dm को dx की फॉर्म में निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? dm को dx की फॉर्म में निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मैं यूनिटरी मेथड यूज कर लेता हूँ, राइट। तो क्या होगा? if mass is m, then length is L। length is L। If mass is 1, then length is L by m।
नहीं उल्टा करना है एक्चुअली, सॉरी। If length is, mass निकाल रहे हैं ना, if length is L then mass is M. If length is 1 then mass is M by L. If length is, इसकी लेंथ कितनी है dm की? dx then mass कितना होगा? m dx by L. ठीक है, हम मास निकाल रहे थे ना, तो इसलिए मास को राइट साइड में रखेंगे, राइट। तो लेंथ अगर L थी तो मास m था, dx L है तो m by L into dx। और ये किसका मास आया? वो छोटा सा dm आ गया सर हमारे पास। dm मास आ गया, बिल्कुल वो छोटे से पार्ट का मास है। दिस इज dm एक्चुअली, यही dm है। ऊपर डाल दो, yes, उसको फॉर्मूले में डाल देते हैं, ऊपर डाल दो। तो x com मेरे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x, dm की वैल्यू है m by l into dx। x m by l dx इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब इंटीग्रेशन ऑफ dm यहाँ पे नीचे इंटीग्रेशन ऑफ dm को मैं डायरेक्टली m लिख सकता हूँ, मतलब कैपिटल M लिख सकता हूँ। यस क्योंकि छोटे छोटे मासेस को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा पूरा मास बन जाएगा। यस सर। तो उसको तो मैं सीधा m लिख देता हूँ, कैपिटल M, टोटल मास है वो तो। यस ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में देखते हैं कौन कौन सी टर्म कांस्टेंट है जिसको बाहर निकाला जा सकता है। m and l निकाल लो, m by l तो बाहर आ गया, x dx डिवाइडेड बाय m। नाउ अब यहाँ पे हमें लिमिट्स डालनी है। लिमिट्स डालेंगे किसकी? m की, x की? x की जो d के साथ होता है उसकी लिमिट्स डालते हैं। ठीक है, अब ये रॉड जो है ये x की हमें लिमिट्स डालनी है, तो x की कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है? सर 0 to L। करेक्ट, इट इज 0 to L। x की कम से कम, रॉड कम से कम कहाँ से स्टार्ट हो रही है? x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है? L तक जा रही है। तो x छोटे से छोटा 0 हो सकता है और बड़े से बड़ा L हो सकता है। ये लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कैसे डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इट विल बी 0 to L। करो जरा इसको इंटीग्रेट फटाफट और आंसर निकाल लो। यस सर, L by 2 आ गया? यस सर। ml by 2 मतलब m के नीचे m तो उड़ गया। yes 1 sir, by L by L 2 x की इंटीग्रेशन होती है x square by 2 yes sir फ्रॉम 0 to L। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? L by 2। तो यहाँ पे मेरे पास इसका सेंटर ऑफ मास L by 2 पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं सेंटर मास निकालने के लिए। रिया, दिस इज 1, ये 1 लिखा है, आई नहीं है। नोटेड? यस ठीक है, एक बात बताओ, कैन सेंटर ऑफ यहाँ पे हमने देखा रॉड का सेंटर मास कहाँ पे उसके बीच में? यस अगर स्क्वायर प्लेट होती तो उसका कहाँ होता?
उसके सेंटर बीच में ही होता सर। सर जहाँ पे उसके डायगोनल जॉइंट मीट करते हैं। जहाँ पे डायगोनल्स मीट करते हैं। यस ट्रायंगुलर प्लेट होती है जहाँ पे उसके मीडियंस मीट करते हैं। सेंट्रोइड पे, ठीक है। मीडियंस मीट। Okay. Can the center of mass of body be outside the body? Yes sir. Yes sir. Yes sir. सर रिंग, सर हॉलो रिंग की Hollow फॉर्म ring. में, हॉलो रिंग में सर। हॉलो रिंग में क्या बात है, बड़े तैयार बैठे थे पहले आंसर के लिए। सर ये हम सर ये पिछले साल सर 10th में किया हुआ ना सर, ये तो पता है अच्छा सर। 10th में किया हुआ है। यस सर। Yes sir. ICSE? यस सर। Yes sir. Oh. फिर हमने वो गंदे गंदे न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं। कैसे रॉड वाले सर बड़े बेकार थे। तो तभी तो पूछ रहे थे ये कैसे बैलेंस नहीं हो रहा आपका। अच्छा सर तो ही हमें पता था सर। ये सबसे हमने बुरे physics न्यूमेरिकल वही थे बोल के। सच में सर वो समझ नहीं आए थे सर पहली बार तो। सर टॉल वॉर के सब कर रखा है ये। सर ये सब कर रखा है तभी पता है। चलो कोई नहीं, हम तो यहाँ पे वैसे भी बेसिक्स ही करेंगे तो तुम्हारा सब रिवाइज हो जाएगा। डिवीजन सर। यस सर। चलो एक इसमें 4 पॉइंट लिखते हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉडी। यूनिफॉर्म बॉडी मतलब जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। हैविंग यूनिफॉर्म mass distribution. The center of mass of a uniform body is at the geometric center of the body. सर ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब जैसे ट्रायंगल का सेंट्रोइड, सर्कल का सेंटर। ओके ज्योमेट्री से जो सेंटर आते हैं, मैथ की ज्योमेट्री से। ओके ठीक है। दूसरा, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी कैन लाई outside the material of a body. The center of mass of a body can lie outside the material of the body. इसका मतलब एग्जाम्पल है रिंग। अब रिंग में इसका मतलब क्या है, अगर मैं रिंग बनाऊं तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है सेंटर में आना चाहिए। यस Yes sir. अब जो उसका सेंटर है वो तो रिंग के मटेरियल से तो बाहर है। Yes sir. अब है तो रिंग के अंदर ही, बट मटेरियल यहाँ पे इसलिए मैंने मटेरियल मेंशन किया कि मटेरियल ऑफ द बॉडी से बाहर है। मटेरियल तो ये जो काले रंग का रिंग बनाई है वो है मटेरियल तो, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो उस मटेरियल से बाहर है। ठीक है, तो ये उसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है। अब एक ना ये टेबल तुम लोग ये तो मॉड्यूल से बना लेना। तो कौन सा टेबल? सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट बॉडीज मैं बनवा देता हूँ। चलो ये तुम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट अच्छा सर ठीक है बना लो। सर ये सेम हमारे 10th हमारी बुक में था। 10th की बुक है। यस सर डिट्टो सेम सर बिल्कुल सेम था। डिट्टो सेम। ये बच्चों मॉड्यूल्स में है तुम लोगों के, चाहे बाद में तब इसमें से बना लेना। ठीक है। यस तो सर मॉड्यूल से बनाना है ये? मॉड्यूल से बना लेना। ठीक है, बाद में अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं। सर
सर जो कोन में दिया हुआ है वो समझ नहीं आ रहा, वो एपेक्स का क्या मतलब है? एपेक्स इज दी 3h/4 ये इसको बोलते हैं एपेक्स पॉइंटेड। यहां से एपेक्स जो कॉर्नर होता है यस वहां से 3/4h नीचे। सर ये तो सर बीच में नहीं होना चाहिए था, मतलब h/2 पे, क्योंकि आपने कहा कि मतलब बीच में होता ये है। कौन है ना, ये ओ ट्रायंगल गुरु, नहीं है। ट्रायंगल में भी कहाँ बीच कौन में होता है, है? ट्रायंगल नहीं है। 3/2 में होता है। निवेदिता, ट्रायंगल भी कहाँ ट्रायंगल बीच में में भी होता है? हाँ जी सर, उसमें भी नहीं होता वैसे तो। सेंट्रोइड ट्रायंगल में भी बेस के नजदीक होता है। यस यस सर। सर। और जरा एक बात बता दिव्यांशु, यस ये जो कोन है, अगर मैंने कोन बनाया इधर से भारी होगा कोन, ये ऊपर वाला जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं भारी नहीं होता जा रहा, मास बढ़ता नहीं जा रहा यस नीचे, सर। यस तो ज्यादा मास वाली साइड होगा ना सेंटर, यस सेंटर ऑफ मास। ठीक समझ है गया? यस मतलब फिर जो यूनिफॉर्म मासेस है उनके लिए तो फिर सेंटर पे होएगा ना? ये यूनिफॉर्म मासेस ही हैं। यूनिफॉर्म मासेस के लिए ज्योमेट्रिक सेंटर लिखा है, इसलिए सेंटर नहीं, सेंटर इज नॉट h/2, ज्योमेट्रिक सेंटर इज नॉट h/2 हियर। ज्योमेट्रिक सेंटर इज ये ज्योमेट्रिक सेंटर ये बिंदु 3/4h। समझ रहे हैं? यस तेरे पास नॉन मेडिकल है ना यस अभी भी? अभी मतलब सर सुपर मतलब मेडिकल। सुपर मेड नहीं है ना तेरे पास, सिर्फ नॉन मेडिकल है ना? नहीं सर, मतलब सुपर मेडिकल ही है, मतलब बायो की क्लास का भी करता हूँ। चलो एक क्वेश्चन करो। फिर इस चैप्टर में वो सारे स्केल वाले क्वेश्चंस वगैरह भी आएंगे, कौन से वाले? जो स्केल पे क्वेश्चन होते थे, एक साइड से यूनिफॉर्म स्केल है वो। हाँ बहुत कुछ आएगा, स्केल वाले, टॉर्क वाले, स्केल पे टॉर्क लगेगा। फिर ये चैप्टर बड़ा लग रहा है सर। बिल्कुल है। कितना बड़ा? हमारे टाइम में बहुत छोटा सा था सर। तो सर्कुलर सबसे तो छोटा छोटा था ना चैप्टर, सर। हमारा फर्स्ट चैप्टर होता था ये। सबसे छोटा और सबसे इजी। पहले सब खा देना, ये करो पहले। Find the location of center of mass from the top left corner.
फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर को ओरिजिन एज्यूम कर लो। The plate is uniform. अब ध्यान देंगे कैसे करना है, क्वेश्चन में करा रहा हूँ। Yes. Everyone, eyes on the screen. No one is trying. ध्यान देंगे। सबसे पहला काम, यहाँ पे हमें इस बॉडी को उन हिस्सों में तोड़ना है जिनके हम इंडिविजुअली सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं इस बॉडी को दो हिस्सों में ब्रेक करूंगा। किस किस में? हॉरिजॉन्टल, ऊपर वाला और नीचे वाला। एक ये कर दिया और एक ये कर दिया। वर्टिकल वाला। रेड वाले का सेंटर ऑफ मास अलग निकाल लेंगे, ब्लू वाले का सेंटर ऑफ मास अलग निकाल लेंगे। नाउ रेड वाले का जो सेंटर ऑफ मास है वो मेरे पास जो फाइंड होके आ जाएगा वो एक पॉइंट मास की तरह आएगा। हाँ के ना? Yes, sir. ऐसे ही मेरे पास ब्लू वाले का एक सेंटर ऑफ मास आएगा, वो भी एक पॉइंट मास होएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे पास अब फाइनली दो सेंटर ऑफ मास आ जाएंगे, दो पॉइंट मासेस आ जाएंगे जिनका मुझे आगे फिर एक सेंटर ऑफ मास फाइंड करना सेंटर ऑफ मास निकालना है। डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला लगेगा उसके बाद। यस सर। तो सबसे पहले अब रेड वाले का फाइंड करते हैं। रेड वाले का मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एक्स में। तो 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। रेड वाले का एक्स वाला होगा 10 सेंटीमीटर। मैं इस पॉइंट को ओरिजिन ले लूं, ये टॉप, इसको ओरिजिन लिया इस पॉइंट। ठीक है, तो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर यस सर। प्लस 10 सेंटीमीटर, राइट? एंड सर ये तो हमने बस सीधा ही निकाल दिया ना कि सेंटर में। हाँ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सेंटर में कर दो बस, कुछ नहीं। I वाला -2 से -2 y वाला होगा -2, करेक्ट। -2। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस सर। यस सर। -2 ओरिजिन से क्या? नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे है ना, नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ मैं क्वाड्रेंट। बिंदी बना रहा हूँ इसकी, ये आएगा सेंटर मास। हाँ के ना? Yes. यस सर। यस अब सर। ये सेंटर मास जो है वो ओरिजिन से देखो, राइट को है 10 सेंटीमीटर और नीचे है कितना? 2 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। थोड़ा मुश्किल इसको और करते हैं, इसको 4 सेंटीमीटर की जगह कर देते हैं। हाँ जी बोलो। सर अगर आपने जो 0 हमने ओरिजिन लिया, अगर उसको नीचे वाले ले ले तो नहीं ले सकते? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा है ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, इसको मान लेते हैं लेट्स से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन और मुश्किल हो गया है। अब क्या होगा? अब हम करेंगे ब्लू वाले के लिए फाइंड। ब्लू वाला। यस ब्लू सर। वाले का 10,3। अब ब्लू वाले का सेंटर ऑफ मास जो है 10,3 वो ओरिजिन से तो 14 पर होएगा। सर ओरिजिन से देखना ना। हाँ ओरिजिन से देखना। 12 पहले तो हो एक मिनट रुको 11 होएगा। एक मिनट रुक जा, एक मिनट, नो वन विल स्पीक। पहले सुन लो मेरी बात। इसका पहले ब्लू वाले का सेंटर में सिर्फ और सिर्फ ब्लू को देख रहा हूँ, उसका सेंटर मास यहाँ पे सेंटर में होगा। यस सर। और उस सेंटर ऑफ मास का यस सर। इस प्लेट से ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। और ये वाला होगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। ये होगा 3। ठीक है, अब ओरिजिन से देखेंगे, ओरिजिन से कितना नीचे है? 2 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर सर। 14 सेंटीमीटर नीचे। 14 है। Yes, sir. यहाँ से ओरिजिन से ये 14 सेंटीमीटर नीचे। और राइट को कितना है? 10 सेंटीमीटर। राइट 13 हो गया। 13 थोड़ा राइट ये 10 भी तो है सर। 10 होगा। 12 हो गया सर। 12 होगा। 12 हो गया। 12 होगा सर। 12 हो गया। 10 होगा। 10 है। ये सर 10 होगा, उसके नीचे तो है बिल्कुल। उसके नीचे तो है बिल्कुल। ऊपर वाले पॉइंट के बिल्कुल नीचे है ना? यस ये देखो। यस सर।
ये रहा, इस बिल्कुल इसके नीचे है। यस सर। तो ये भी तो 10 होगा ना भाई। यस सर। x वाला तो 10 नहीं आएगा, समझ गए? यस सर। यस सर। x वाला कोऑर्डिनेट, ये बात सबको समझ में, पल्ले बड़ी सबके वरुण, यस सर। यस सर। एंड y COM आएगा। सर मैं -14 -14। हाँ बोल। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। चलो कोई नहीं, पता लग गया 10 कैसे आएगा, सेंटर में ही है। सर पता नहीं चला सर। अब ऊपर वाली बिंदु के बिल्कुल नीचे है ना? यस सर। ऊपर वाली बिंदी कहाँ पे है? 10 सेंटीमीटर पे। यस सर। तो ये भी तो 10 पे होगी, समझ रहे हैं? ठीक है। यस सर। चलो, तो मेरे पास x COM आ गया दोनों का, y COM आ गया दोनों का। कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं मैं, आई एम राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ द सेंटर ऑफ मास, राइट। अब फॉर्मूला क्या है सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का? मेरे पास दो डिस्क्रीट पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास आ गए, आगे ना? यस यस व्हाट इज द फॉर्मूला नाउ? स्प्लिट वाला फॉर्मूला। सर मास सेम है। m1x1 अब आ गया चक्कर मास का, अब आ गया चक्कर मास का। हम सीधा यहाँ पे एवरेज मत ले देना कि भाई दोनों के सेंटर में होगा ना, वो 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर मैंने इसलिए किया था कि मास डिफरेंट हो जाए दोनों का। अब क्या है, ऊपर वाली शीट का एरिया कितना है? 20 into 4 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नीचे वाली शीट का एरिया कितना है? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लेट सारी की सारी यूनिफॉर्म है, एक प्लेट बड़ी एक प्लेट छोटी, तो मास नीचे वाली प्लेट का ज्यादा होगा। तो हमें मास भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या लेंगे, एक सरफेस मास डेंसिटी होती है, नाम चीज सुना है? नो सर। नो सर। यहाँ पे लिखो एक सरफेस मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। सरफेस मास डेंसिटी इज मास पर यूनिट एरिया। इसको लेट से हम सिंबल दे देते हैं सिग्मा, कुछ भी ले लो, ठीक है। सिग्मा होता है वैसे जनरली। तो क्या है ये सिग्मा, क्या है? मास पर यूनिट एरिया। वो ऑब्वियसली दोनों प्लेट्स सेम मटेरियल की यूनिफॉर्म है, तो दोनों का सिग्मा सेम होगा, दोनों का सरफेस मास डेंसिटी। जैसे जैसे एरिया बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे मास बढ़ता रहेगा, हाँ कि ना? यस यस यहाँ पे दिख रहा है जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे मास बढ़ेगा। Yes, एरिया sir. ट्वाइस कर देंगे मास Yes, कितना हो sir. जाएगा? Twice. एरिया 5 टाइम्स कर देंगे मास कितना हो जाएगा? 5 times. तो मास अपॉन एरिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा। Yes, sir. यस कैसे सर? जैसे वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी होता है जो मास अपॉन वॉल्यूम। यस सर। अब एक मटेरियल की डेंसिटी तो सेम रहती है, वॉल्यूम बढ़ा देंगे मास बढ़ जाएगा। यस बॉल, एक बॉल है, कॉपर बॉल है, यस सर वॉल्यूम बढ़ा दिया मास बढ़ गया, वॉल्यूम कम कर दिया मास कम हो गया। वैसे एरिया, यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं, क्योंकि 2D शीट है। थिकनेस हमने थिकनेस नहीं ली, कुछ नहीं, सरफेस एरिया लिया हमने सिर्फ, ठीक है। तो जितना एरिया ज्यादा उतना मास ज्यादा, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। तो अगर मुझे मास निकालना है, इफ आई वांट देयरफॉर अगर मास चाहिए मुझे, आई कैन से दैट मास इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया। यस सर। यस सर। ऊपर वाला ही रीअरेंज किया मैंने, एरिया को उधर ले गया, ठीक है। तो सिग्मा इनटू एरिया अब निकालेंगे एक्सक्यूज मी मास। सर। हाँ जी, सर सिग्मा कांस्टेंट है? सिग्मा कांस्टेंट है, ओके सर। ठीक है। दिस इज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। यस सर। यस सर नाउ अब मुझे निकालना दोनों का मास। अब रेड वाले का मास निकालते हैं। रेड वाले का मास मान लो m1 ले लिया मैंने, तो ये क्या आएगा? m1 कितना आएगा? सिग्मा इंटू 80 सेंटीमीटर, सिग्मा इंटू 20 इंटू 4 दैट इज 80 सिग्मा। 80 यस सर। यस सर यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, वो कट जाएगा रेशियो में। यस सर। ब्लू वाले का एरिया कितना है? 120, तो मास कितना आ जाएगा? 2 सिग्मा 8 20 इंटू 6 वो आएगा 120 120 सिग्मा 120 सिग्मा।
बस दोनों मासेस आ गए, दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, निकाल दो। ठीक है, अब एक बात और बताओ मुझे, टेल मी वन थिंग मोर। मास सर 24 into 6 में लेंगे हम। नहीं सर, फिर वो मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो गया ना, मैंने को तो रेड लेना है सिर्फ। यस सर, फिर वो 2 बार हो जाएगा। हाँ, तो अब एक बात बताओ मेरे को जरा, x का XCOM दोनों का सेम है, XCOM दोनों का सेम है, हाँ कि ना? Yes, यस सर। तो अगर XCM ऑफ सिस्टम, क्या वो 10 से अलावा कुछ और आ सकता है? नो सर। जब दोनों चीजें, दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो सेम x पे पड़े हैं तो वहीं पे आएगा। जैसे कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था, ये x एक्सिस है, एक मास इधर पड़ा है, एक मास इधर पड़ा है, चाहे छोटा बड़ा है, आएगा तो भैया x एक्सिस पे ही, y में तो शिफ्ट हो जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। ऐसे ही अगर मैं y में ले लूं, एक मास बड़ा है, एक मास छोटा है, आएगा तो y एक्सिस पे ही, x में थोड़ी शिफ्ट हो जाएगा। यस सर। इसका भी x कोऑर्डिनेट 10 है, इसका भी x कोऑर्डिनेट 10 है, तो आएगा तो 10 ही, आंसर में भी 10 ही आएगा ना x कोऑर्डिनेट। यस सर। y कोऑर्डिनेट किसके पास होगा? वो निकालना पड़ेगा। किसके पास होगा? सर कौन सा सर? सर बी ब्लू वाले के पास। भारी मोटे वाले के पास, भारी वाले के पास होगा। सर ब्लू वाले यस सर। ठीक है, वो निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो x की कैलकुलेशन नहीं करनी इसमें आपको। अगर x दोनों का सेम आ गया तो कैलकुलेट मत करने बैठ जाना, टाइम खराब करोगे अपना। उतने में बच्चे 2 क्वेश्चन और कर लेंगे। तुम लोगों ने x में कैलकुलेशन नहीं करनी अगर सेम आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अगर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर डिफरेंट है तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, अगर सेम है तो कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। तो अब XCM तो सेम आएगा, y कर दो फटाफट कैलकुलेट, कितना आ गया? For system, XCOM is plus 10 centimeter because both masses have XCOM equal to 10. पापा का फोन आ रहा है बार बार। मिल गया? YCOM कितना आ गया? हो सकता है गंदा सा आए कुछ। सर 1.64 मेरा आ रहा है। अच्छा चलो जो भी है, मैंने तो देख लेते हैं। M1 Y1 plus M2 Y2 divided by M1 plus M2. It is 80 sigma into Y1 is minus 2 120 sigma into minus 14 divided by 200 minus 8.7 आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस 9.2 आ रहा है सर मेरा भी 9.2 सर, माइनस 9.2 आ रहा है। माइनस 9.2 माइनस 9.2 आ रहा है। चलो जो भी आ रहा है, माइनस 9.2 नीचे वाला भारी है तो हाँ ठीक है, आ सकता है। तो माइनस 9.2 जो भी आएगा, इसका आंसर सॉल्व करके दे सकती है। यस सर, ये आ रहा है माइनस 9.2। देयरफॉर RCOM कितना आएगा? प्लस 10 कॉमा माइनस 9.2 minus 9.2 दैट्स इट। सर वो x वाली लाइन भी है ना जो आपने लिखी है, because both masses have उस फिगर में दिखाना लोकेशन कैसे बनेगी +10 माइनस 9.2 की। +10 और माइनस यहाँ पे आएगा, +10 तो इसी लाइन में आएगा कहीं ना कहीं, लेकिन माइनस 9.2 है, मतलब यहाँ कहीं आ जाए। ये पूरा तो 14 है ना, तो कहीं कहीं इस लाइन यहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट। ठीक है सर, ठीक है सर। गॉट इट? चमक गया सबको? हाँ भाई क्या कह रहे हैं? नहीं सर, थोड़ा नीचे करने का। अच्छा ठीक है, हो गया जी? क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर सबको? यस सर। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir.